देव के शेरशाह सूरी के साथ में क्या संबंध रहे थे। अच्छा, अब जब इधर आपके दिल्ली के अंदर अब शेरशाह सूरी है, हुमायूं तो भाग चुका है, और इधर अपने राजस्थान के अंदर बड़ा राजा कौन बना हुआ है, मालदेव। स्वाभाविक सी बात थी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी। क्या कारण है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई की, क्यों होनी चाहिए इनके बीच में लड़ाई? कारण सीधे सीधे से, एक तो दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन है दोनों के बीच में, दोनों अपनी अपनी सेनाओं का विस्तार करना चाहते हैं। मालदेव की जो सीमाएं थी वो दिल्ली सल्तनत को छू रही थी, कहीं ना कहीं उसको टच करने लग गई थी। मालदेव का जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था, डेंजर बनता जा रहा था। उसने यहाँ हाजी खान पठान को हरा के भगा दिया था, तो लगता था कि यार ये लफड़ा करेगा अपने। फिर दो सीधी सीधी से, शेरशाह इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है। मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा था, इसलिए शेरशाह लड़ना चाहता। मालदेव क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि शेरशाह सूरी है वो कल्याणमल और वीरमदेव की सहायता कर रहा है। तो शेरशाह के साथ संबंध, तो शेरशाह के साथ में उसके संबंध बहुत ही खराब रहे। लड़ाई हुई दोनों के बीच में। क्यों लड़ाई हुई? तो उसके कारण कि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रखी है दोनों ने। इस वजह से मालदेव की जो बाउंड्रीज है वो दिल्ली सल्तनत को टच कर रही है, अजमेर पर उसने कब्जा कर लिया था। उधर मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है, इसलिए शेरशाह सूरी उससे नाराज है। शेरशाह सूरी कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है, इसलिए मालदेव उससे नाराज है। इनकी वजह से आपस के अंदर इनमें लड़ाई होनी थी, स्वाभाविक सी बात है। लड़ाई हुई तो कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुई, वो और पढ़ लेते हैं। जानते हैं अपने गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में, पाली में जैतारण के पास में। ये सुमेल की पहाड़ियां हैं, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, तो इसे आप जैतारण का युद्ध भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ जैतारण या बैटल ऑफ गिरी सुमेल। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? वही जिनकी हम बात कर रहे हैं, मालदेव और शेरशाह सूरी की। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में। मैंने अभी बता दिया, शेरशाह सूरी की तरफ एक तो बीकानेर वाला कौन गया हुआ है, कल्याणमल। कल्याणमल है बीकानेर का। और एक और बंदा कौन है? तो वीरमदेव मेड़ता वाला। इधर मालदेव के 2 सेनापतियों के नाम याद रखना, जेता और कुंपा। कुंपा वही जिसको बीकानेर दे के आया था, वही है। कहते हैं कि ये युद्ध जब हुआ था, उस युद्ध से थोड़े दिन पहले कुंपा ने और मालदेव के पास आ गया था, वापस जोधपुर आ गया था। और मालदेव ने उससे पूछा कि भाई तू वापस जोधपुर क्यों आ गया? तो उसने कहा कि साहब ये हुआ, मैं वापस तो इसलिए आ गया हूं क्योंकि वहां बीकानेर में मेरा मन नहीं लगता, बीकानेर में मेरा जी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैं यही आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा मैंने सुना है कि उधर से शेरशाह सूरी हमला करने वाला जोधपुर पे, और मेरे पैतृक राज्य पे कोई हमला करे और मैं बीकानेर बैठा रहूं, ये तो बात गलत है। तो मैं तो यहाँ जोधपुर में आपके साथ रहूंगा और आपके साथ में लड़ूंगा। और शेरशाह ने कहा मालदेव ने कहा यार शाबाश, ये होना चाहिए, ये मादा आदमी। अब साहब यहाँ पे गिरी सुमेल में दोनों की आमने सामने सेनाएं आगे बैठ गई। इधर मालदेव की सेना बैठी, उधर शेरशाह सूरी की सेना बैठी। शेरशाह सूरी के साथ में बीकानेर और मेड़ता वाले और थे साथ के। सेना बड़ी, मालदेव की सेना खूब बड़ी, और शेरशाह सूरी को डर लगे। शेरशाह सूरी को लगे यार ये मराए। मैंने बताया था कि मुसलमान राजा जितने होते थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, और शेरशाह सूरी ने अपने जो गुप्तचर थे उनसे पता लगवाया मालदेव के बारे में। पता चला कि जब आज दिन तक इसके सामने जो कोई है इसने भगा भगा के मारा, और इन कल्याणमल वीरमदेव की तो इसने हालत खराब कर दी थी। इन दोनों राज्य पे इसने कब्जा कर रखा। कल्याणमल वीरमदेव उधर से शेरशाह कह के लाए थे कि अपने तीनों लड़के मिलेंगे। कल्याणमल ने कहा मुझे बीकानेर दिलवा देना, वीरमदेव ने कहा मुझे मेड़ता दिलवा देना, शेरशाह ने कहा मुझे क्या मिलेगा, आप सर जोधपुर रख लेना, जोधपुर आपका ही है। अब शेरशाह ने उन दोनों को बुलाया, और शेरशाह ने बुलाकर तुम क्या कह रहे थे, एक बार फॉर्मूला तुम्हारे वाला दोबारा बताना। कल्याणमल ने कहा सर मैं बीकानेर, वीरमदेव को मेड़ता, आपको जोधपुर। उसने कहा ऐसा नहीं लगता कि तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे और कब्जा करे, और तुम फंसा दिया यार मेरे को चारों तरफ से लाके यहाँ पे। पर शेरशाह सूरी के लिए कहते हैं कि शेरशाह सूरी में
शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी। जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी के अंदर। और उसने कहा मुझे अब दिमाग लगाने दो, अब आप यूं बाहुबल से युद्ध नहीं जीता जाएगा, अब तो कोई युक्ति बिड़ानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि उसने 4-5 अपने बंदे लिए और उन बंदों को अच्छी अच्छी ढाल दी। ढाल समझते हो? तलवार ढाल, तलवार चलाने के लिए ढाल जो रोकने के लिए होती, ढालें दी। का व्यापारी बनो और व्यापारी बन के जहां मालदेव के कैंप लगे उन कैंपों के अंदर जाओ, ये ढालें बेच के आओ और साथ के अंदर ये मेरी 2 एक पर्चियां है, ये वहां पे गिरा के आ जाना। उनका साहब ठीक है कर देंगे। और अगर डाउट नहीं होना चाहिए, पर्ची ऐसी जगह गिरनी चाहिए जहां मालदेव को दिख जाए और ये भी नहीं पता चलेगा आपने डाली, उन्होंने आप पक्का ही पता नहीं चलने देंगे। गए साहब वो जाके जहाँ कैंप लगे थे वहां का, भाई अच्छी ढाल है ले लो, अच्छी ढाल ले लो। अब युद्ध के टाइम में ढाल तलवारों की आवश्यकता किसको नहीं हो। मालदेव ने कहा इधर बुलाओ भाई, इधर बुलाया यार, बुला के कहा भाई क्या है, उनका हमारे पास तलवार और ढाल है, अच्छी दिखाओ कैसी है। उन दिखाई, वास्तव में अच्छी अच्छी ढाले और तलवार थी। उसने अपने सारे सेनापति बुलाए, जेता, कुंपा, बाकी जितने और थे सबको बुलाए और कहा भाई देखो ढाल तलवार की तो जरूरत सबको पड़ेगी, तो क्यों ना आप इसे ढाल तलवार खरीद लो। और सबको दिलवा दी। किसी ने कहा मुझे 100 दिलवाओ, 200 दिलवाओ, 400 दिलवाओ, सबको दिलवा दी। पेमेंट किया मालदेव ने उनका। सारे सेनापति अपने अपनी ढालें तलवारें लेके कैंप के अंदर चले गए। वो व्यापारी उठ के चले गए और उठने से पहले उन्होंने वो 2 एक पर्चियां वहां पे डाल दी। और जब उठ के चले गए तो मालदेव ने देखा यार ये पर्चियां कहां से आई, ये तो पहले तो नहीं थी। मालदेव ने पर्चियां उठा के देखी, पर्चियों के अंदर जैसे लिखा हुआ था कि जैसे पर्चियां यूं थी कि शेरशाह सूरी ने पर्चियां जेता कुंपा के लिए भेजी है, पर गलती से उनसे यहां गिर गई। और उन पर्चियों के अंदर लिखा हुआ था जेता कुंपा की तरफ से कि शेरशाह सूरी तुम चिंता मत करो, कल जैसे ही मालदेव युद्ध के अंदर आएगा हम मालदेव को पकड़ेंगे और मालदेव को पकड़ के तुम्हें सौंप देंगे। कि जेता कुंपा ने लेटर उसको लिख के ऐसे भेजे थे और शेरशाह ने वापस लिख के भेजा कि हाँ ठीक है, अपनी डील पक्की और मैं जीत गया तो बाद में तुम्हें मारवाड़ का राजा बना दूंगा। अब मालदेव ने जैसे ही वो पर्चियां पढ़ी उसका दिमाग खराब, उसको लगा कि यार नमक हरामी हो रही है अपने साथ में, तो अपने ही लोग अपने खिलाफ। और उसने अपने बाकी सामान, जेता कुंपा को छोड़ के जो बाकी सामान थे उनको बुलाया और उनको कहा कि गो बैक, वापस चलो। उसने सोचा जब यार लड़के मरना ही है तो मैं यहाँ गिरी सुमेल में नहीं लड़ूंगा, तो मैं वापस जोधपुर जाके लड़ूंगा। एक बात और लो बीच, कहते हैं कि जब शेरशाह की सेना आने के समाचार मिले थे भाई शेरशाह की सेना लड़ने के लिए आ रही है, तो मालदेव ने वहां बैठ के कहा था भाई आपने कहां युद्ध लड़े। तो जेता कुंपा ने कहा था कि युद्ध गिरी सुमेल के पास लड़ा जाए। क्यों? तो उनका वो ये जेतारण वाली जगह जेता के नाम से ही है, तो उसने कहा वो वाली जमीन हमारी है और वहां पर हम व्यवस्था अच्छी कर देंगे, खाने पीने के हथियारों की सब व्यवस्था हम अच्छी कर देंगे। तो मालदेव के दिमाग में आएगा अच्छा जेता उस दिन कह रहा था कि उस जमीन पर मैं व्यवस्था अच्छी कर दूंगा, तो व्यवस्था ये है कि मुझे पकड़ के शेरशाह को सौंप दो। और ये कुंपा, मैं इसको बीकानेर छोड़ के आया था और मैंने इसको कहा था तू वापस क्यों आ गया, तो इसने कहा मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, आपको साथ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इनकी तो प्लानिंग भाइयों भाइयों की ये दूसरी। और उसने अपने बाकी सबको कहा कि ये देखो साहब ये नमक हरामी है, इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, बिट्रेल किया है और अपने को वापस यहाँ से चलना चाहिए। बाकी सारे सामान चले गए। जेता कुंपा ने खूब सौगने कही, उन्होंने कहा तू कहे उसकी सौगन है और हमने ऐसा नहीं किया है, राइटिंग चेक कर ले यार हमारे साइन नहीं है ये। पर अब मालदेव नहीं माना तो नहीं माना। तो जेता और अब बाकी सारी जनता जो बाकी सारे सामान वो यूं थू थू करे और वो जेता कुंपा की तरह अरे यार कोई अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है ऐसे, कोई अपने राजा के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर सकता है और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, वैसी बातें कर। जेता कुंपा को ये बातें बड़ी यूं चुभी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारे पर इतना बड़ा क्लेम किया आपने, इतना बड़ा आरोप लगा दिया हमें, तो कल हम लड़े। केवल 12,000 फौजी उनके पास में थे और दूसरे दिनों 12,000 फौजी शेरशाह सूरी की 80,000 की फौज से लड़े थे। क्या बेहतरीन युद्ध लड़ा उन लोगों ने, शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। पर कहते हैं मुस्लिम राजाओं में एक अच्छी विशेषता और थी कि मुस्लिम राजा हमेशा रिजर्व्ड आर्मी रखा करते थे, एक आर्मी पीछे और रखते थे, जबकि अपने यहाँ के जो राजा थे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ झोंक दिया करते थे। शेरशाह सूरी की जो रिजर्व्ड आर्मी थी उसका सेनापति था जलाल खान जलवानी, वो अचानक पीछे से आ गया। जलाल खान जलवानी वो सेना लेके आ जाता है। अब देखो भाई एक तो एकदम फ्रेश सेना है युद्ध के अंदर, एक पहले से लड़ रही हो तो लड़े हुए थके हुए होते हैं, फ्रेश आती हो ढंग से लड़ पाते हैं। जलाल खान जलवानी वाली जो बटालियन आई थी उसने बहुत ढंग से बाद में लड़ाई की और जेता और कुंपा अपने 12,000 साथियों के साथ उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन वो अपना नाम इतिहास के अंदर अमिट कर गए कि केवल 12,000 योद्धा अपना कलंक उतारने के लिए उस 80,000 की फौज से लड़ गए थे और एक बार तो लगभग लगभग युद्ध जीत गए थे। और कहा तो यहां तक जाता है
कि शेरशाह सूरी भले युद्ध जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कि आज मैंने एरिया जीत तो लिया है, लेकिन जीतने के बाद मिला क्या? ये जोधपुर का इलाका जहां पर होता क्या है, मुट्ठी भर बाजरी। यदि हार जाता तो यार दिल्ली और आगरा जो मेरी हिंदुस्तान की बादशाह है उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते। तो याद रखना कि किस युद्ध के बाद में ऐसा कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में, जेतारण के युद्ध के बाद में, जो 5 जनवरी 1544 को मालदेव के पीछे हटने के बाद उसके दो सेनापतियों जेता और कुंपा की मात्र 12,000 की फौज ने शेरशाह सूरी की विशाल 80,000 की फौज के साथ में युद्ध किया था। तो ये सारी बातें भाई याद रखना। कौन टुकड़ी लेके आया पीछे, इसका नाम याद रखना, जलाल खान जलवानी टुकड़ी लेके आ गया था। ये अपना गिरी सुमेल का युद्ध है या जेतारण का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ में। वही लिखा है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा था? तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट है। कौन से युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है। तो ये बात याद रखने वाली सी बात। फिर आगे, अब यहां पे इस युद्ध के टाइम में मालदेव जो है वो कुछ गलतियां करता है। मालदेव की गलतियां क्या? मालदेव की एक गलती थी कि उसने कल्याणमल को और वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया। आप इमेजिन करो, सोच के देखो आप कि यदि मालदेव बीकानेर और मेड़ता पर हमला नहीं करता तो कल्याणमल और वीरमदेव कभी भी शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते। और यदि वो कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते तो शेरशाह सूरी को हमला करने का मौका नहीं मिलता। उसने राठौड़ों की फूट का ही फायदा उठाया था। अब मान लो, हम तो कहते हैं शेरशाह सूरी फिर भी एक साम्राज्यवादी राजा था, उसको अपना एम्पायर बढ़ाना था, उसकी भी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, और कल्याणमल वीरमदेव नहीं जाते तो भी हमला करता। राजा को कोई आवश्यकता थोड़ी है बहाने ढूंढने की, वो तो यूं ही हमला कर सकता है। अब यदि कल्याणमल वीरमदेव के साथ मालदेव के अच्छे रिलेशन होते और शेरशाह सूरी मालदेव पर हमला कर देता तो कल्याणमल वीरमदेव किसकी तरफ से लड़ते? निश्चित रूप से मालदेव की तरफ से लड़ते। एक राठौड़ों का अलायंस होता, और यदि वो सब एक साथ लड़ते तो शेरशाह को वैसे भगा देते। दूसरा, मान लिया फिर भी कि भाई वो चले गए थे, कल्याणमल वीरमदेव भी चले गए थे, फिर भी मालदेव इतना क्या कानों का कच्चा निकला, क्यों पर्चियां पढ़ पढ़ कर वापस चला गया था। यदि वो युद्ध के अंदर टिक भी जाता उस दिन, तो जब जेता और कुंपा की 12,000 की फौज शेरशाह को यह कहने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खोज देता, तो सोच के देखिए यदि पूरी मालदेव की सेना उस युद्ध के अंदर होती तो मालदेव शेरशाह सूरी को हरा देता और मालदेव संपूर्ण उत्तर भारत का राजा बन सकता था। पर फिर मैं वही जो मैंने पहले कहा आपको, इतिहास तो नाम के शब्द को कोई महत्व नहीं देता है। कैसा होता तो क्या होता, रिजल्ट ये था कि शेरशाह सूरी युद्ध जीत चुका था, मालदेव अपने दो बेहतरीन कमांडर खो चुका था, शेरशाह सूरी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने जोधपुर पे भी कब्जा कर लिया था। मालदेव अभी भी अपने सामंतों से घबराया हुआ था, पर मालदेव को लग रहा था कि जैसे जेता और कुंपा खिलाफ थे वैसे बाकी फ्यूडल लॉर्ड भी मेरे खिलाफ हो सकते हैं, और बाकी वाले सामंतों पे भी उसने कब्जे किए थे, जबरदस्ती हरा हरा के कब्जे किए थे, तो उसके डर के मारे उसके साथ थे, उसको लगता था ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं मालदेव जोधपुर भी छोड़ के और सिवाना चला गया था। सिवाना के लिए कहा भी जाता है कि राठौड़ों की सेंचुरी थी, एक तरीके से राठौड़ों की शरण स्थली थी, कि मारवाड़ के राठौड़ों को जब भी कोई शेल्टर हाउस चाहिए, सेफ शेल्टर हाउस चाहिए होता था, सेफ हाउस चाहिए होता था कि यार बड़ा आक्रमण हो गया कहाँ जाए, तो सिवाना चले जाया करते थे। एक पहाड़ियों का स्थान था सिवाना थोड़ा, तो वहां पे लड़ना थोड़ा सा ढंग का हो जाता था। तो मालदेव यहाँ से किधर चला जाता है? सिवाना चला जाता है। इधर जोधपुर के अंदर शेरशाह ने अपना एक बंदा छोड़ दिया था, खवास खां। इस खवास खां के नाम से अपने नागौर में गांव है खवासपुरा, खवास खां को छोड़ दिया था। मालदेव वापस गया यहाँ से, शेरशाह सूरी वापस चला गया था। 1545 में शेरशाह सूरी खुद ही मर जाता है। कालिंजर पर जब आक्रमण करने के लिए गया था और उसने एक तोप का गोला दीवार के टकरा के वापस उसी पे आ गया था और शेरशाह सूरी उसमें मारा गया था। जैसे ही मालदेव को पता चला, वो सिवाना बैठा हुआ था कि शेरशाह सूरी मर गया, 1546 में वापस हमला करता है जोधपुर पे, खवास खां को यहाँ से भगा देता है, कब्जा कर लेता है। आसपास के जो भी इलाके अफगानों ने जीत लिए थे उन इलाकों पर भी उसने वापस कब्जा कर लिया। एक छोटी सी बात यहाँ पर और याद रखना, कहते जब शेरशाह सूरी यहाँ से जा रहा था तो उसने देखा यार मारवाड़ पे तो कब्जा कर ही लिया, क्यों ना मेवाड़ की तरफ भी देख ले। 1544 का साल, उस समय मेवाड़ के अंदर नए नए राणा जी बने थे। उदय सिंह 1540 में मावली वाले युद्ध के बाद तो बने ही थे, और उदय सिंह को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, तो उदय सिंह कहते हैं कि शेरशाह सूरी से संधि कर लेता है, और शेरशाह सूरी को चुपचाप यहाँ से निकल जाने दिया था। तो संधि कर ली तो उसने भी आक्रमण नहीं किया, निकल गया। कहते हैं कैसा, किले की चाबियां सौंप दी थी, उनका मतलब ये हुआ कि आपस में संधि कर ली थी। तो ये भी ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी यहाँ से गुजरते टाइम मेवाड़ होके भी गया था, तब मेवाड़ का राणा उदय सिंह हुआ करता था।
तो ये भाई अपने इस युद्ध की और आसपास की बातें दूसरी। थोड़ा सा ही लिखा हुआ कि मालदेव की गलतियां क्या क्या थी, तो मालदेव की गलतियां पढ़ लेते हैं अपने भाई। डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स क्या क्या की थी मालदेव ने, तो वो देख लेते हैं। एक, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको डिप्लोमेटिक मिस्टेक क्या थी। एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक ये कि उसने जो राठौड़ों के जो उसके सामंत थे, राठौड़ों के उसके भाई बंधु थे, उनके खिलाफ उसने और युद्ध करके उन्हें शेरशाह सूरी के पास भेज दिया था। कि उसने कल्याणमल और मेड़ता के जो वीरमदेव थे उनके साथ में अच्छे संबंध बना के नहीं रखे थे, उनको अलग कर दिया था। कि उसकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी है, उसने उसके ही जो कुल के लोग थे, उसकी जो डायनेस्टी के लोग थे, उनको उसके खिलाफ कर दिया था। ये बताया हुआ इसके बारे में कि इफ ही हैड obtained the support of कल्याणमल of बीकानेर and बीरमदेव of मेड़ता, they would have dominated शेरशाह सूरी very easily। कि यदि वो इनका सहयोग ले लेता तो आराम से उसको क्या कर सकते थे, डोमिनेट कर सकते थे। फिर उसकी ये एक जो सस्पिशियस पॉलिसी थी कि हर किसी पे डाउट करता था, किसी पे विश्वास करता ही नहीं था। इस वजह से जो जेता और कुंपा थे वो उसके खिलाफ हो गए थे। यदि वो जेता और कुंपा कोई अपने साथ में रख लेता है, उनका साथ वो दे देता, तो युद्ध को जीत लेते। फिर लिखा हुआ है सस्पिशियस ऑफ डिस्ट्रस्टिंग नेचर ऑफ राव मालदेव। मालदेव भाई है ना। इफ ही वुड नॉट हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ शेरशाह फेक लेटर, कि वो ट्रैप हो गया था, शेरशाह ने जो फेक लेटर भेजे थे उनके अंदर ट्रैप हो गया था। एंड स्टिल ट्रस्टेड हिज ओवन कमांडर्स जेता एंड कुंपा, ही वुड हैव वॉन द बैटल ऑफ गिरिसुमेल। तो वो जो गिरिसुमेल वाला युद्ध था उसको आराम से जीत सकता था। एक और लिखा हुआ है कि मारवाड़ की जो मालदेव की खुद की जो पॉलिसी थी, उसकी सप्रेस पॉलिसी थी कि उसने सबको हरा हरा के अपने कब्जे में किया था। इस वजह से भी वो अपने सामंतों का जो ट्रस्ट था ढंग से वो नहीं जीत पाया था। इस वजह से हमेशा उसको डाउट ही रहता था कि यार ये मेरे कभी भी खिलाफ हो जाएंगे। तो ये मालदेव की कुछ कमियां है। तो शेरशाह सूरी से क्यों हार गया था, तो इन कमियों की वजह से हार गया था। तो कोई पूछे शेरशाह और मालदेव के बीच में क्या रिलेशन थे, तो आप रिलेशन बताना, रिलेशन बता के बताना कि भाई इन संबंधों में मालदेव ने कुछ गलतियां की थी, क्या गलतियां की थी, तो ये बातें आप लिखते हैं। याद रह जाएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो है मालदेव के निर्माण कार्य, तो जो उसकी पॉलिटिकली बातें थी वो तो हो गई। निर्माण कार्य मतलब क्या क्या उसने बनवाया था, क्या क्या नहीं बनवाया था। किले बनवाए थे उसने कुछ। नागौर में अपने एक जगह पड़ती है रिया, तो कहते हैं रिया का किला उसी के टाइम में बनाया गया था। फिर नागौर में अपने एक जगह पड़ती है मेड़ता, तो मेड़ता वाला किला मालकोट कहते हैं इसको, ये भी इसी ने बनवाया था। फिर सोजत में इसका राज तिलक हुआ था पाली वाली जगह, तो सोजत वाला किला भी इसी ने बनवाया था। और फिर अपने जैसलमेर के अंदर एक किला पड़ता है पोखरण, ये भी इसी ने बनवाया था। ये किले तो बनवाए थे इसने। जो जोधपुर शहर का जो परकोटा है वो भी इसी का बनवाया हुआ था भाई। रैमपार्ट का दो, जोधपुर का परकोटा का दो, जोधपुर की चार दीवारी का दो, वो भी मालदेव के टाइम में बनी थी। उसको भी इसी टाइम के अंदर करवाया गया था। निर्माण कार्य भी थोड़े से ध्यान रख लेना इसके। फिर आगे क्या पढ़े हम, ये निर्माण कार्य तो हो गए। कौन कौन से किले, रिया मेड़ता, ये दो नागौर में है, सोजत पाली के अंदर है, और पोखरण जैसलमेर में, और एक जोधपुर का खुद का रैमपार्ट इसने बनवाया था। तो निर्माण कार्य हो गए। बस एक चीज है, एक रानी है, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी जब मैं पिछली ये क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मेवाड़ में एक राजा जी हुए थे जयसिंह, और जयसिंह की एक परमार वंश की रानी थी कोमला देवी, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है, और जयसमंद के पास में उसके महल बने। पर फिर भी अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जिस रूठी रानी का नाम लेते हमारे जो दिमाग के अंदर थी, वो मालदेव की रानी थी। एक कहानी है, सुनिए आप। हुआ यूं कि जब मालदेव इधर उधर आसपास में अटैक कर रहा था, जब उसने नागौर, अजमेर, जालोर सब जगह अटैक किए, बीकानेर, बहादुराजून, रायपुर सब पर अटैक किया, तो उसने जैसलमेर पे भी अटैक किया। और जैसलमेर में उस समय एक राणा जी हुआ करते थे लूणकरण, लूणकरण भाटी, भाटी राजा हुआ करते थे यहाँ पे, भाटी वंश हुआ करता था। लूणकरण भाटी पे भी हमला कर दिया। जैसलमेर वाले भाटियों को लगा यार पार पड़ेगी नहीं, और कहते हैं उन्होंने जैसे तैसे करके पैसे टक्के दे के यहाँ से मालदेव को वापस भेज दिया था। पड़ोदी वाले किले विलेन दे दिए थे, भाई तू चला जा यार, वापस चला जा, ये वाला एरिया लेके हमारी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं। मालदेव एक बार तो एरिया वगैरह लेके वापस आ गया था। अब जैसलमेर वाले भाटियों ने आपस में बैठ के सोचा कि यार आदमी एक बार पैसे लेके या एरिया लेके चला गया, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएगा। और हमने इतिहास के अंदर देखे, मैंने बताया था आपको कि गुजरात वाले बहादुर शाह को कर्मावती ने रणथंभोर का किला दे दिया था, फिर भी अगले ही साल उसने अटैक कर दिया। तो यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। क्या परमानेंट इलाज किया जाए, परमानेंट इलाज तो युद्ध, युद्ध किया जाए। किसी ने कहा यार युद्ध करेंगे तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, वो शक्तिशाली आदमी, तो क्या किया जाना चाहिए।
लूणकरण की बेटी थी एक उमा दे। उमा दे नाम की राजकुमारी थी, बेहद सुंदर राजकुमारी। दे का मतलब देवी है भाई, अपने राजस्थानी में देवी लिखते थे। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे और किसी ने सलाह दी कि क्यों ना उमा दे की शादी मालदेव के साथ कर दी जाए। उमा दे सुंदर राजकुमारी है, उसके लिए योग्य वर की जरूरत है, और मालदेव से ज्यादा योग्य वर कौन हो सकता है। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा था वो। क्योंकि मालदेव के साथ में अपने रिलेशन हो जाएंगे, बेटी को अच्छा घर मिलेगा और अपना जमाई बन जाएगा, फिर तो क्या ही हमला करेगा, अपने लिए आक्रमण भी समाप्त हो, ये भी समाप्त। लूणकरण जी ने हाँ बदली कि भाई ठीक, शादी कर देते हैं। मालदेव के पास में समाचार भेजा गया कि साहब जैसलमेर वाली अपनी राजकुमारी उमा दे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मालदेव जी तैयार ही बैठे। मालदेव जी ने कहा साहब पक्का, मैं तो कर लूंगा, सुंदर राजकुमारी से क्यों नहीं शादी करना चाहिए। कहते हैं मालदेव जी यहाँ से बारात लेके जैसलमेर गए। खूब बड़ी सी बारात गई, इतने बड़े राजा की बारात जाए तो जानी थी। तो अभी भी अपने गांव में रिवाज होता है कि जब बारात जहां पे रुकती है, डेरा बोलते हैं, डेरा। आप डेरे कैसे समझोगे, कोई इंग्लिश मीडियम वालों के समझ नहीं है, शहर वाले टावरों के। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव में तो उसी में रुकती है आजकल तो जाके। मैरिज गार्डन टाइप का कर दो जी, होटल कर दो जहां पर आप बारात को रुकवाते हो, तो डेरा बोलते हैं उसको। तो कोई ना कोई जगह होती है जहां पे बारात को रुकवाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था गाँव में, तो अभी भी होता है कि जहां भी बारात रुकती है, वो जो डेरा होता है उसको देखने के लिए महिलाएं जाती है। और जब महिलाएं वो डेरा देखने के लिए जाती है, उस समय गीत गाती है, जिस गीत का नाम है जल्ला। सुनना, आप घर में मम्मी से पूछना कि जल्ला गीत कब गाया जाता, तो आपको बताएंगे कि जब बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं, उस समय ये गीत गाया जाता है। याद रखना थोड़ा कि बारात का डेरा देखने जाते समय। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं जो थी वो बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। राजकुमारी उमा दे ने जब ये सुनी कि मेरी बारात इतनी बड़ी आई है, इतने हाथी इतने घोड़े आए हैं, तो उसके मन में भी चाहो कि मैं भी मेरी बारात का डेरा देखूं कहाँ रुकी हुई है, पर दुल्हन घर से बाहर कैसे निकले। मुझे लगा क्यों ना मैं जैसलमेर के किले के ऊपर जाके, और वहां से तो सब कुछ दिखेगा, और वहां से मैं डेरा देख लेती हूँ। तो जब जैसलमेर के किले की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उसने अचानक एक रूम के अंदर लड़ाई की आवाजें सुनी। उसने कान लगाया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे। और लूणकरण भाटी अपनी पत्नी से कह रहा था, अपनी रानी से कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के लिए आएगा, मैं मालदेव को पकड़ के मार दूंगा। और रानी बेचारी के क्यों मार दोगे, बेटी का सुहाग है अपने, आप ऐसे कैसे मार सकते हो। और उसने कहा नहीं, कोई सुहाग वाग नहीं, ये मंगता थोड़े दिन पहले अटैक करने के लिए आया था अपने, और ये तो दबाव में आके शादी करनी पड़ रही है, वरना मैं शादी आज करूं कल करूं। अब ऐसे तो इसको प्रत्यक्ष युद्ध में तो मार नहीं सकते, डायरेक्टली तो इसको मैं मार नहीं सकता, इसलिए आज मौका है। फेरों में तो अकेला आएगा, अगर अकेला आएगा तब मैं मार दूंगा इसको, और यदि तूने किसी को बता दिया तो देख लेना पहले तेरे को मारूंगा। बेचार रानी डरी हुई, क्या करे पर पति के सामने। जब उमादे ने बार ये सब बातें सुनी, उमादे को लगा अब क्या किया जाए। एक तरफ मेरे पिता है जो मेरे होने वाले पति को मारना चाहते हैं, एक तरफ मेरे पति हैं जिनको इस धोखे की जानकारी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें। और फिर उसे लगा कि किसी हिंदू लड़की के लिए सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है, और मुझे मेरे पति का साथ देना चाहिए। और कहते उसने नीचे आके एक लेटर लिखा और गुपचुप तरीके से मालदेव के पास पहुंचाया कि मालदेव जी आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावचेत रहना, क्योंकि मेरे पिता आप पर हमला कर सकते हैं। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा और मालदेव जी राजी हुए। उनका रानी हो तो ये हो कि सगाई हो रखी है, शादी अभी तक हुई नहीं, फिर भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने वापस समाचार भेजा कि थैंक यू, जैसे तुम वैसे नहीं मरता इनसे, पर तुमने थोड़ा सावचेत कर दिया तो और ठीक है। और अब मालदेव जी ने अपने साथ में जो बाराती गए हुए थे उनमें से 2 ढंके बॉडी बिल्डर से छांटे, और उन बॉडी बिल्डर को कहा कि तुम दोनों का एक ही काम, आज लूणकरण को फेरों में मत आने देना जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, बाकी मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मालदेव जी गए तोरण मारने के लिए, तोरण की सारी रस्में खत्म हुई, मालदेव जी अंदर फेरों के लिए गए, बाकी वाले बाराती महफिल के अंदर जाके बैठे, पार्टी सार्टी चलने लगी। लूणकरण जी भी इधर उधर अब तक तो बिजी थे। लूणकरण जी ने कहा अच्छा, मालदेव अकेला अंदर चला गया, तब लूणकरण जी घर के अंदर जाने लगे। और वो जो 2 राठौड़ इधर से गए हुए थे, बाराती इधर से, थोड़े बॉडी बिल्डर जिम विम जाने वाले से थे, उन्होंने लूणकरण जी को कहा अरे लूणकरण जी किधर जा रहे हो अंदर, वो ताक में बैठे थे तैयार। लूणकरण जी ने कहा मैं तो अंदर जा रहा हूँ फेरों। अरे क्या फेरों के अंदर जा रहे हो, यहाँ बैठो, 2-4 पेग सेक लो हमारे साथ के अंदर। और उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं आप समझते नहीं, और अंदर तो कन्यादान करना है, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कन्यादान कोई कर देगा, कन्यादान भाई कर दे, कन्यादान चाचा जी कर दे, कन्यादान ताऊ जी कर दे। और वास्तव में ये तो मैंने फिल्मों का फैशन देखा है कि फिल्मों के अंदर यूं दिखाते हैं कन्यादान पापा को ही करना पड़ता है ना। गांव में तो देखते हैं यार कोई कर देता है,
कन्यादान ही तो करना है, घर का कोई सदस्य होगा वो कन्यादान कर देगा। फिल्मों वालों ने कई रस्में चला दी, वरना पहले नहीं होता। वो तो मुझे तो हमेशा ये बड़ा अजीब सा लगता है, मैं शहरों में फिल्मों में जब आगे देखता हूँ कि यहाँ पे लड़की की शादी होती है तो भी सब घर वाले सज धज के एकदम तैयार रहते हैं। गाँव के अंदर तो यार लड़की की शादी में भूत भुआड़िए हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। बहन बेटी की शादी हो तो कि आराम करने का मौका नहीं मिलता, कौन नए कपड़े पहने, कौन तैयार हो, जैसे चल रहा है वैसे करते रहो अपने आप। पर शहरों का फैशन है, पैसे वाले लोग होते हैं, काम करने वाले दूसरे होते हैं, यहाँ सब सज धज के पता ही नहीं चलता बाराती कौन है घराती कौन है। वरना तो गाँव में तो पता ही चल जाता है अपने आप में कि भाई बारात वाले कौन है, इधर वाले मंडे वाले कौन है अपने आप में। तो लूणकरण को उन्होंने बिठा लिया, बैठ जा। लूणकरण जी समझ गए कि इनको पता तो चल ही गया। लूणकरण जी चुपचाप बैठ गए। कहते मालदेव जी के फेरे संपन्न हुए एकदम। दूसरे दिन मालदेव जी की बारात वापस रवाना होने लगी। जब पहले राजकुमारियों की शादी करते थे तो कहते भाई राजकुमारी अपने ससुराल जाके खुद काम थोड़ी करेगी, तो काम करने के लिए दासियां होनी चाहिए, तो साथ में दासियां दिया करते थे। तो कहते हैं उमादे के साथ में एक लड़की भेजी गई। उमादे ने कहा और किसको मेरे साथ में भेजा जाए, एक दासी भेजी गई जिसका नाम था भारमली। भारमली नाम की एक दासी भेजी गई थी, कंक्यूबाइन भेजी गई, दासी थी भारमली, कंक्यूबाइन थी। इसको साथ के अंदर भेजा गया। हुआ यूं, थोड़ी सी फिर एक बात सुनिए आप। कहते हैं कि ये भारमली के मम्मी पापा के बारे में पता ही नहीं था कि इसके मम्मी पापा कौन थे कौन नहीं थे। जब ये पैदा हुई थी, पैदा होते इसको फेंक दिया गया था। अभी भी अखबारों में अपने पढ़ते रहते हैं, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, कन्या को फेंक दिया गया। आज अपने को यदि ऐसी कोई बच्ची मिल जाए तो अपने क्या करें, अपने हॉस्पिटल वालों को देख के आते हैं, अपने पुलिस वालों को बताते हैं इस बारे में। उस टाइम पुलिस कौन, राजा, हॉस्पिटल कौन, राजा। तो बच्ची किसी को मिली तो उन्होंने ले जाके लूणकरण जी को दे दी, और लूणकरण जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे की खास सहेली थी। और उमादेव ने अपने पापा का, पापा इसको मेरे साथ भेजो ताकि मेरा मन लगा रहे वहां पे। ठीक है भाई, मालदेव जी ने कहा साथ में ले जाओ इसको। कहते हैं भारमली उनके साथ में चली गई। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी थोड़ा नशा पता किया ही करते थे, नशा वगैरह लेके वो अपने रूम के अंदर आए, और तब तक उमादेव तैयार नहीं हुए, रानी थे, श्रृंगार वगैरह कर रहे थे, सज धज रहे थे। उमादेव को समाचार मिला कि सब राव जी अपने महलों के अंदर आ गए। उमादेव को लगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने भारमली, दासी थी उसके पास ही बैठी थी, सहेली थी उसकी, और उसने कहा कि भारमली तू एक बार जाके राव जी, राव मालदेव थे, राव की उपाधि, राव जी को जाकर देगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहते भारमली गई, और भारमली बेहद सुंदर थी खुद भी, और मालदेव जी नशे के अंदर थे। उमादेव को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति ने ये गलत काम किया है, उसने मेरा वेट करना ही सही नहीं समझा, और उसने कहा कि ऐसे लिचड़ पति का मुंह तो मैं आज देखूं कल देखूं। उसके बाद उम्र भर उमादे ने मालदेव का मुंह वापस नहीं देखा था। इसलिए उन उमादे को हम किस नाम से जानते हैं, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगी बात कि रूठी रानी किसे कहा जाता है, तो रूठी रानी उमादेव कहा जाता है। कहाँ की राजकुमारी थी, तो वो जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की बेटी थी। कौन सी दासी की वजह से नाराज हो गई थी, तो वो भारमली नामक दासी की वजह से नाराज हो गई थी, और उसने मालदेव का आजीवन बाद में मुंह नहीं देखा था। यहाँ से चली गई थी, अजमेर के तारागढ़ किले में खूब दिन तक रही थी। कहते हैं शेरशाह सूरी वाला जब अटैक हुआ था तब तारागढ़ खाली करवाया था, तब बाद में जोधपुर के पास में किसी गांव के अंदर आके रहने लग गए थे। कई दिन बाद में एक बेटा गोद ले लिया था, मालदेव का बड़ा ही बड़ा बेटा था राम सिंह, दूसरी किसी रानी से राम सिंह हुआ था, उसको गोद ले लिया था, और उसके साथ में गुंदोज रहे थे। बाद में फाइनली केलवा चले गए थे, मेवाड़ में जगह पड़ती है केलवा, वहां चले गए थे। पर कहते हैं कि जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी, और जब केलवा में उमादे थे, वहां पर उनको समाचार मिला कि भाई मालदेव जी की मृत्यु हो गई, तो उमादेव वहां पर उनके साथ में सती होते हैं। मालदेव जी की पगड़ी भेजी गई थी, और उस पगड़ी के साथ में सती हो गए थे। और उन्होंने कहा भाई वो बेलखना था, उसने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, उसने गलती की, बाकी मैं पत्नीव्रता नारी हूं, मैं अपने पत्नी होने के सारे धर्म निभाऊंगी। और वो मालदेव जी के साथ में बाद में सती हो जाते हैं। उस उमादे जैसी पतिव्रता नारी को हम आज भी याद करते हैं, उसके स्वाभिमान को याद किया जाता है। क्या स्वाभिमानी महिला थी, जिसने गलत बात की, पति की गलत बात को स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया, और आजीवन अपने पति से अलग रही। इसलिए हम उसको किस नाम से जानते हैं, रूठी रानी के नाम से जानते हैं। अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी, बाद में फाइनली लास्ट में तो राम को लेके केलवा चली गई थी, और केलवा में वहां अपने पति की पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी, सती हो गई थी। मूल मूल तो कहानी ये है, फिर भी थोड़ी सी से जुड़ती हुई एक बात और है, आगे थोड़ी सी बात सही आपको समझ में आएगी, मैं फिर आपको बात बताता हूँ। देखो, उमादेव जब यहाँ जोधपुर के आसपास में कोसाना कोई गांव था, वहां पर जब रह रहे थे, तब एक दिन मालदेव जी को लगा कि यार मेरी गलती थी यार, मेरी गलती की वजह से उमादेव वापस चले गए, इसलिए उमादेव को मना के वापस लाया जाना चाहिए। और मालदेव के दरबार में एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे, ईसरदास जी।
और मालदेव ने ईसरदास जी को कहा, ईसरदास जी यार आप जाओ और जाके उमादे को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए और ईसरदास जी ने जाके उमादे को मना भी लिया और कहा आपको वापस चलना चाहिए, वापस चल के मालदेव जी के पास रहना चाहिए। उसने कहा नहीं, एक बार जिस आदमी को छोड़ के आ गई उसके पास वापस मैं तो आज जाऊं कल जाऊं, और फिर मैं वापस गई तो क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि पहले तो मुंह सुजा के गई थी और एक बार मनाया देते हैं वापस आ गई। सरदार जिनका आ रहे ऐसी कोई बात नहीं है ना, आपको बाकायदा पटरानी का दर्जा दिया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगेगा, 10 लोगों के सामने माफी मांग लेगा, आपकी इज्जत को बरकरार रखा जाएगा। उमादे ने कहा कि देखो बाढ़ जी आप कह रहे हो तो मैं साथ चल लूंगी, पर मेरी इज्जत में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। सरदार जी ने कहा मेरी गारंटी, आप तो साथ चलो। उमादे को लेके वापस आ रहे थे, रानियां पालकी में बैठ के आया करती थी, उमादे पालकी में बैठ के आ रहे थे। कहते इधर बाकी रानियों को जब पता चला कि उमादे आ रही तो उनको लगा उमादे पटरानी बनेगी, अपनी जो वैल्यू खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उन्होंने एक कवि और हुआ करते थे, ईसरदास जी के अंकल थे आसानंद जी, और आसानंद जी का, आसानंद जी ये तो एक महिला का अपमान है ना, एक बार जो यूं नाराज होकर चली गई अपने पति से, वो वापस थोड़ी आए कोई। आसानंद जी ने कहा सही है, उमादे को नहीं आना चाहिए, मालदेव जैसे आदमी के पास तो कतई नहीं आना चाहिए, इसने गलती की थी उनके खिलाफ, तो आपको समझाना चाहिए। आसानंद जी ने कहा पक्का। और कहते हैं आसानंद जी जिधर से उमादे की पालकियां आ रही थी उधर बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे ही उमादे की पालकियां पास है, आसानंद जी ने जोर जोर से एक दोहा बोला कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू ठाण। मतलब कि मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब सम्मान, पीऊ मतलब पति, यदि सम्मान चाहिए तो पति त्याग दो, पीऊ रखे तज मान, पर यदि पति चाहिए तो सम्मान त्याग दो, मतलब दोनों में से एक मिलेगा। मालदेव जी मिल गए तो इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो मालदेव जी नहीं मिलेगी। कि आज उमादे की इज्जत है कि उमादे वह रानी है जो अपने पति को ठोकर मार के चली गई, जिसने मालदेव जैसे शक्तिशाली सम्राट को और ठुकरा दिया, जिसने 9 कुंटी मारवाड़ का राज्य त्याग दिया, और आज उमादे के गीत गाए जाते हैं, दोहे बोले जाते हैं। तो इज्जत तो है लेकिन पति नहीं है उसके पास। यहां आगे तो पति तो मिल जाएगा, पर ये जो इज्जत अब मिली हुई ये नहीं मिलेगी वापस। दो दो गेंद न बंद हु, गेंद का मतलब होता है हाथी, दो दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, एक एक खंबू ठाण, एक ही खंबे के ठाण पे, एक ही स्थान पे दो दो हाथियों को आप नहीं बांध के रख सकते, वो आपस में लड़ेंगे। इसलिए इज्जत या पति में से एक चीज जो आपको प्यारी हो वो मिल सकती है, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगी। और उमादे ने जैसे ही ये दोहा सुना उनके झाड़ झाड़ उठी और वो यहाँ से वापस चले गए थे। कहते हैं उसके बाद वापस वो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा और मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। कहते उमादे का किस्सा तो उसके बाद खत्म हो गया, पर भारमली तो अभी तक मालदेव के पास ही रहा करते थे। एक दिन जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और भारमली एक टक उधर देखे। मालदेव जी ने भारमली से पूछा कैसे, जैसलमेर की याद आ रही है, पीहर की याद आ रही है? उसने कहा याद तो खूब ही आ रही है, तुम्हें जाना चाहिए जैसलमेर, जाके आना चाहिए। उसने किस मुंह से जाऊं मैं, मेरी वजह से उनकी राजकुमारी घर छोड़ के चली गई, आज मैं जाऊंगी तो मुझे वो क्या कहेंगे? उनका तेरे को कहेंगे मतलब जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि तेरे को उल्हाने दे दे, तेरे को ओढ़ में देंगे वो, तू कल जा। और कहते बारमली को भेजा, मालदेव जी ने लिख के भेजा कि जैसलमेर वालों यदि बारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो देख लेना। अब बारमली वहां पे जैसलमेर गई, अपने पीहर, पीहर ही था एक तरीके से, वहीं पली बड़ी थी, वहां जाके रहने लगी। कहते वहां का जो राजकुमार था, वैसे तो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, 3 रानियां थी उसकी, पर भारमली बेहद सुंदर थी। वो भारमली के चक्कर काटे, आसपास घूमे भारमली के। उन तीनों रानियों को डर महसूस हुआ, उनको लगा कि ये भारमली इसको और चक्कर के अंदर लेगी। तीनों बैठ के आपस में बातचीत की। उनमें से एक रानी थी, उस जैसलमेर वाले राजकुमार की जो एक रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा, वहां कोटड़ा का जो सामंत था बाघ सिंह, उसकी बहन थी। बाघ सिंह को कह दिया बागा, और कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया। उस बाघे कोटड़िए की बहन थी। बागा कोटड़िया धड़ाईती आदमी था, धड़ाईती मतलब जो दिन दहाड़े धाड़े मार ले, डाकू टाइप का आदमी था, पर था रॉबिन हुड। अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटा करता था, अमीरों को गरीबों को नहीं सताता, और जो लूंठे लोग होते, जो शक्तिशाली लोग होते, उनसे टकरे लिया करता था। उन तीनों रानियों ने आपस में बात कर उस बीच वाली रहने का कि तेरा भाई बागा शक्तिशाली आदमी है, तुम भाग्य को बुला, वही बारमली का इंतजाम कर सकता है कोई। भाग्य को बुलाया गया, भाग्य को बुला के बहन ने रोते रोते पूरा किस्सा कहा। बहन ने कहा वैसे तो आप सब जानते ही हो, और मैं क्या बताऊं, ये बारमली पहले हमारी ननद का घर खराब करके आई है, और अब आप पूछो मत, आपके जो जीजाजी है, हमारे जो पति है, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। बागेन का ठीक है, ये छोटी सी बात है, कल एक काम करना, कल जब मैं वापस जाऊं तो सीख देने के लिए तू मत आना, भारमली को भेज देना।
सीख देना समझते हो? अभी भी घरों में अपने रिवाज होता है कि कोई मेहमान आया हुआ होता है तो जब दूसरे दिन जाता है तो तिलक विलक निकाल के उसको सीख देते हैं। विशेषकर जब भाई बहन के घर गया होता है तो बहन तिलक वगैरह निकाल के उसको वापस जो भेजती है उसको सीख देना कहते हैं। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही बिना चाय पानी पी के ऊंट पे जाके बैठा अपने। जैसलमेर वालों ने कहा बाग जी क्या हुआ, चाय पानी तो पी के जाओ, सीख तो ले जाओ। उनका नहीं यार लेट हो रही है, मेरे को कोटड़ा जल्दी जाना है। तो अरे तो सीख तो ले जाओ, तो फटाफट मेरी बहन को अंदर जाको जल्दी से यार सीख दे दे। मैं ऊंट को खड़ा ही नहीं कर रहा, ऊंट पे बैठा हूँ। कहते हैं कि बहन को सब बातें पता थी। जैसे अंदर का, बहन ने कहा अब इतनी जल्दी, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, नहाई नहीं, ओढ़नी का है मेरी। बारमली सज धज के पास में बैठी थी एकदम। और उसने कहा कि बारमली तिलक कित निकाला, तू निकाल के आ जा। बारमली ने कहा हाँ पक्का। और कहते बारमली तिलक वाली थाली लेके गई। जैसे ही हाथ ऊपर करके और बागे के तिलक करने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के ऊंट पे बिठा लिया और जैसलमेर से उसको लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को बारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान की बेहतरीन लव स्टोरी है। इतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं पे कि बागा बारमली एक दूसरे के लिए जीते और एक दूसरे के लिए मरा करते थे। जहाँ एक दो है अच्छा सा, जहाँ तरवरता है मोरी और जहाँ सरवरता है हंस, जहाँ बागोता है बहरमल, जहाँ दारूता है मंस। कि जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है वहां वहां मोर मिलेंगे, जहां जहां सरोवर तालाब है वहां वहां हंस मिलेंगे, जहां शराब होगी वहां मांस आएगा, जहां बागा है वहां पे बहरमली रहेगी। मालदेव के पास समाचार पहुंचे कि साहब बागा कोटड़िया बारमली को लेके भागा। और मालदेव ने कटकटाए दांत, उसने कहा यार उमा दे गई वो गई, बारमली को और ले गए। और उसने कहा अटैक करो। भाग्य की इतनी क्या औकात कि ऐसे मेरी दासी को उठा के ले जाए। लोगों ने समझाया कि साहब अटैक मत करना, बागा डाकू आदमी है, दढ़ाईती है। इधर उधर भाग गया, हाथ नहीं आया तो अपनी बेइज्जती कि नौकुंटी मारवाड़ के राजा की सेना गई और पकड़ी नहीं पाई। दूसरी बेइज्जती ये कि साहब दासी के लिए हमला कर दिया। तो उसने कहा तो और कोई तरीका देखा जाए। तो मालदेव को अचानक याद है, मालदेव ने कहा उस दिन जब उमादेव वापस आ रहे थे तो सामने बैठ के वहां पे और वो दो कौन बोल रहा था रे, वो तो आसानंद जी थे। तो आसानंद जी जब आपकी वजह से उमादेव वापस नहीं आ पाए तो बारमली को आप लेके आओगे। आसानंद ने कहा पक्का, ये मेरी गारंटी। कहते आसानंद जी बागे के पास बारमली लेने के लिए वापस गए। बागे ने जैसे ही सुना कि साहब आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, वो गुण ग्राहक आदमी था। 3 कोस सामने 9 किलोमीटर सामने गया आसानंद जी के, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उसने जाके। धन घड़ी धन भाग कोटड़े की धरती के, जो आप जैसा महान विद्वान हमारे पास आए और लेके आया उनको, बहुत सेवा करे उनकी, अच्छे अच्छे शिकार करके लाए उनके, अच्छा खाना पीना खिलाए। बारमली भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आसानंद जी को खिलाए। आसानंद जी ने जब देखा कि बाघा मेरा इतना ध्यान रखता है, उन्होंने जब देखा कि भारमली बाघा से इतनी बेहंतिया मोहब्बत करती है, आसानंद जी वापस गए नहीं। आसानंद जी कहते हैं वहीं रहने लगे थे, बाघा भारमली के पास ही रहे थे। कालांतर में जब बाघा मरा था तो भारमली उसके साथ में सती हो गई थी और आसानंद जी जो थे वो पागल हो गए थे और इधर उधर यूं दीवारों के सिर मारते मारते घुमा करते थे। बाघा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल झड़े पर बास न जासी बाघ जी। कि बागा जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध नहीं जाती, वैसे हे कोटड़े के धनी बागा तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से अभी तक नहीं जाती। कहते हैं उधर पास में पाकिस्तान में अमरकोट रियासत पड़ती थी, वहां के कोई राणा जी थे और किसी ने जाके राणा जी का आसानंद जी जैसा महान आदमी घूम रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते वो आसानंद जी को अपने पास लेके चले गए और अपने पास में रखते, खूब ध्यान रखते, जीव रखते पूरा। पर आसानंद जी बात बात में बातें वैसी करते सारी की सारी कि बागा ऐसे था, बागा ऐसे था। उसको बेचारे ये सहने तो लग रहा है मैं राणा और मेरे मुंह के सामने किसी छोटे मोटे सामंत की क्या बात हो। उसने कहा था साहब इतना क्या बागा बागा लगा रखा है, उसका नाम लेना बंद ही नहीं करते, ऐसे कि आप आजीवन बागे का नाम लेते रहोगे। आसानंद ने कहा जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम छूटेगा नहीं। उसको बड़ो ईगा हर्ट हुआ, उसको ईगो हर्ट हुआ उसका। और कहते उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और आसानंद जी के पोते को बुला कहा यदि तेरे दादाजी एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो मैं हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने सोचा यार 7-8 घंटे की रात तो पक्की, 7-8 घंटे सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाए, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने अपने दादाजी को जागी कहा कि ये बात। दादाजी ने कहा देख पोते पार तो नहीं पड़ेगी, बागा मेरे जीव की जड़ी है, कहीं अंदर बसा हुआ है, बागे को मैं कैसे भूल सकता हूँ, फिर भी तू कह रहा है तो आई विल ट्राई। बिठाया ऐसा आसानंद जी का आपका समय शुरू होता है अब।
डॉक्टर ने कई देर तक तो जैसे जैसे दांत किटकिटाए, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, पर फाइनली रहा नहीं गया और थोड़ी देर के अंदर दो बोलने शुरू किए। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रे कारण रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये पेट की लड़ाई तो आदमी कहीं पूरी कर लेगा, ये पैसे टक्के की लड़ाई तो कहीं कमाई करके मांग के कैसे पूरी की जा सकती है। इस पेट की लड़ाई के लिए बागा तेरे को कोई कैसे भूल सकता है। पोते ने माथा पीट लिया। फाइनली आसानंद जी वैसे बागा को याद करते करते बाद में एक्सपायर हुए थे। तो क्या बागा भारमली की प्रेम कहानी है, क्या बागा और आसानंद जी की दोस्ती है। इतिहास ऐसी कई कहानियों और ऐसी कई दोस्तियों से भरा पड़ा है। खंगाल खंगाल के निकाले जाए तो ऐसे ऐसे प्रसंग उठकर सामने आते हैं कि असंभव होता उन चीजों पे, क्या लोग रहे थे वो। अब चलो आगे, ये कहानी इसके माध्यम से ईसरदास जी रासानंद जी मैंने बताया आगे अभी अपने काम आएंगे। कैसे काम आएंगे, आगे वाला पेज नहीं आएगा इसके। चलो कोर्ट स्कॉलर्स देखो कौन कौन हुए थे। यही कोर्ट स्कॉलर यही थे, आसानंद जी ये। तो इनकी मैं लो बातें बता देता हूँ आपको। पहले तो आसानंद जी है। आसानंद जी की कौन कौन सी किताबें याद रहेगी अब। इन्होंने कौन सी रानी को वापस भेज दिया था, उमादे को वापस भेज दिया था, इसलिए उमादे पर एक बुक लिखी, उमादे भटियाणी रा कवित। भाटियों की राजकुमारी है इसलिए भटियाणी होगी, उमादे भटियाणी रा कवित। हिंदी में का के की जो होता है ना आपके, इसको मारवाड़ी में रा रे री बोलते। कवित का मतलब कविता, एक तरह से पोइट्री है। उमादे भटियाणी पर भाटियों की इसलिए भटियाणी होगी। फिर किसके साथ में रहते थे, बागा भारमली के साथ में। तो एक बुक लिखी हुई है बागा भारमली रा दुआ। दुआ मतलब दोहे। चार चार लाइनों के हो तब तो होती है चौपाई, और दो दो लाइनें हो तब होते हैं दोहे। और एक अपने लोक देवता जो गोगा जी है उन पे एक बुक लिखी हुई है गोगा जी री पेड़ी। तीन चीजें याद रख लेना भाई, उमादे भटियाणी रा कवित, बागा, ये दो ज्यादा याद रखना, तीसरी याद रहे नहीं रहे, ये दो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। उमादे भटियाणी रा कवित और बागा भारमली रा दुआ। आसानंद जी वीर पुरुष और थे, और कहते हैं इन्होंने पाहेबाग युद्ध में भाग लिया था। तो मैंने बताया शुरुआत में आपको जेतसी वाला पाहेबा या साहेबा का युद्ध, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये तो भाई आसानंद जी, एक विद्वान तो आसानंद जी हो गए। और पढ़ लेते हैं और कौन को। तो एक तो इनकी तीनों किताब याद रखना भाई, उमादे भटियाणी रा कवित, बागा भारमली रा दुआ और गोगा जीरी पेड़ी। आगे पढ़ लेते हैं। दूसरे विद्वान मैंने जो अभी ये बताया आपको, ईसरदास जी। ईसरदास जी संत पुरुष है भाई, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है। मंदिर वंदिर बने हुए इनके, ईसरदास जी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये बाद में गुजरात साइड में चले गए थे। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है हलवद, काठियावाड़ में। वहां हलवद के किसी एक झाला पर इन्होंने दोहे लिखे थे। तो बुक का नाम है हाला झालारी कुंडलिया। कुंडलिया का मतलब वही दोहे, हाला झालारी कुंडलिया। या इसी बुक का नाम और एक वीर सतसई, वीरता के 700 दोहे, तो नाम पड़ गया वीर सतसई। फिर एक बुक और लिखी थी माता जी पर लिखी, इसलिए बुक का नाम है देवीयान। एक बुक भगवान कृष्ण पे लिखी, उसका नाम है हरिरस। और ईसरदास जी के दोहे तो खूब ही, पश्चिमी राजस्थान के तो बुजुर्ग लोग हैं उनके यूं जबान पे मिल जाएंगे ईसरदास जी के दोहे। ये तो कहते हैं ईसरदास जी ने अंतिम समय में तो जल समाधि ले ली थी, तो बहुत ही अच्छा दोहा है वो। ईसर घोड़ा झोंकियान महासागर रह माए, कोई तारण हारो तार से इंसाई पकड़ी बाएं। ईसर ने तो अपने घोड़े महासागर में उतार दिए हैं, तो बचाने वाला तो बचा लेगा, वरना साई ने तो अपनी बाह पकड़ी ली है। तो उनकी किताबें याद रखना भाई। हाला हलवद गुजरात में जगह है, वहां का झाला राजपूत है, उस पे लिखी हुई है। तो हाला झालारी कुंडलियां, उसकी वीरता पे 700 दोहे हैं, तो वीर सत से। माता जी पे लिख दी देवियान, और एक लिख दी उन्होंने हरिरस। ये तीन किताबें याद रख लेना आप। तो ईसरदास जी, मुझे याद है 2013 के मेंस में क्वेश्चन था, ईसरदास जी की किसी एक पुस्तक का नाम बताइए, तो हाला झालारी कुंडलियां भाई बुक है, उनकी याद रख लेना। फिर इसके बाद में आगे क्या है, आगे मालदेव की उपाधियां लिखी हुई है। मालदेव को लोगों ने 2 उपाधियां दी। वो हिंदुओं का एक बड़ा राजा था, तो उसे हिंदू बादशाह कहा गया। उसकी एक उपाधि हसमत वाला राजा। ये जरूर अपने को लग सकता है हसमत का मतलब क्या होता है, ये फारसियों ने उसको कहा, तो पर्शियन हिस्टोरियन थे उन्होंने उसको कहा हसमत वाला राजा। इसका मतलब है वैभवशाली राजा, ठाट बाट वाला राजा, लग्जीरियस लाइफस्टाइल जीने वाला राजा, प्रॉस्परस किंग। तो खूब सारी इसकी
अब मीनिंग हो जाते हैं इसके, असमत वाला राजा मतलब ठाट बाट वाला राजा, लग्जरी फील करने वाला राजा, खूब सारे पैसे वाला राजा, धन दौलत वाला राजा, वैभवशाली राजा, ये उसकी उपाधि। ये एक बड़े राजा मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे। प्री मेन सब में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।